हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर है। 2 फरवरी 2016 को यह परीक्षा हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है। तो आज हम कराएंगे इसमें इन्वायरमेंट, पर्यावरण स्टडीज। तो इसके हम 30 क्वेश्चन आते हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। पेपर है आपका 2016 का, 2 फरवरी 2016 का। और हमने जो सीडीपी है आपकी, सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से फ्री नोट्स के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है, प्लेग है। प्लेग क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है? जीवाणु जनित बीमारी है। यह किसकी वजह से होती है? तो यह संक्रमण की वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। कौन सी बीमारी? प्लेग बीमारी। और यह किससे होती है? तो यह चूहे से होती है। चूहे से होती है। कौन सी बीमारी? प्लेग होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? जो प्लेग बीमारी है इसका दूसरा नाम है काली मौत। क्या नाम है? काली मौत इसका दूसरा नाम है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि गैसीय अपशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैसीय अपशिष्ट है। क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। अपशिष्ट पदार्थ की बात की गई है तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन कौन से जो पौधे हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं? तो जीवाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे हैं वह क्या होते हैं? दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहजीवी, मृतभोजी या सहजीवी। तो क्या कहलाता है? यानी कि परजीवी, सहभोजी, मृतभोजी, सहजीवी क्या कहलाता है? तो वह सहभोजी कहलाता है। यानी कि जब वह किसी दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने अपने आप को लाभ पहुंचाता है, यानी कि अपने आप को लाभ पहुंचाने के अलावा किसी दूसरे का वह नुकसान नहीं करता है, तो वह क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब मोर सांप को खाता है, कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों को खाते हैं तो मोर का जो पोषण तल है वह क्या है? मोर का जो पोषण तल है क्या है? आपको बताना है कि जब मोर सांप को खाता है, कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है या प्राथमिक घटक है या खाद्य प्रावरण के शीर्ष पर है। तो मोर कहाँ पर है? तो बताना है। इसका राइट आंसर है कि खाद्य है पिरामिड के शीर्ष पर है। सॉरी, मोर है वह कहाँ पर है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। तो जैसे बात करते हैं मोर की, तो मोर आपका यहाँ पे आ जाता है। यह क्या है आपका? एक पिरामिड है। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ जाता है आपका? मोर आ जाता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यहाँ पे क्या आता है आपके? हरे पौधे आ जाते हैं। हरे पौधे आ जाते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे कीड़ा आ जाता है। क्या आता है? कीड़ा। यहाँ पे आपका सांप आ जाता है। उसके ऊपर क्या आ जाता है? मोर आ जाता है। तो सबसे जो खाद्य पिरामिड है इसके शीर्ष पर कौन है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर है,
संगमरमर है या चूना है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? तो संगमरमर है। कौन सा है? संगमरमर है कायांतरित सेल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है महासागरों में? वह सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जो सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करते हैं राज्यसभा की सभा की अध्यक्षता? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में सीटों की बात करते हैं। राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? तो 250 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? 250 सीटें होती हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? 12 जो सदस्य होते हैं वह मनोनीत होते हैं। और जो राज्यसभा के जो उसमें कार्य करते हैं जो सदस्य होते हैं उनका जो समय होता है कितना होता है? 6 वर्ष के लिए यह इनका समय होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का समय होता है। 250 सीटें होती हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक खेत पर है? यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसका भारत के सर्वाधिक ज़्यादा क्षेत्र पर उसका विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है या बलुई मिट्टी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता? जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वह भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह आपके क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण की शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपयुक्त सभी? तो जो समस्या समाधान विधि का जो गुण है कौन सा है? तो लक्ष्य केंद्रित भी है, सृजनात्मकता भी है और चयनात्मकता भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो कौन कौन सी प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं? तो यह एक विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपरोक्त सभी? तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, यह जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की एक सही परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। यह इसकी सही परिभाषा है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है तो शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, या शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल।
तो दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हाथ क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से जो सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध है? कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट? तो बुध ग्रह है सबसे सूर्य के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। यह क्वेश्चन कई बार बना है तो आपने देखा होगा, रिपीट हुआ है बार बार। तो कहाँ पर है? यह गुजरात में है। गुजरात के कौन से जिले में है? जिले की बात करते हैं तो जिला है आपका कठियावाड़। कौन सा जिला है? कठियावाड़ जिला है। कठियावाड़ जिला है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए यह जाना जाता है। कौन सा पार्क? गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। जिला है कठियावाड़। स्थापना हुई थी इसकी 1965 में और यह एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 18 है आपका कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वाहन या ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो किसे माना जाता है पर्यावरण स्नेही? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को क्या माना जाता है? पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सीएनजी गैस बोलते हैं। कौन सी गैस? सीएनजी गैस बोलते हैं। इसे पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का आचरण कहलाता है। पारितंत्र में तत्वों का आचरण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों का आचरण कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं या मदर टेरेसा हैं या महात्मा गांधी हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यह किसके लिए था? जो सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन किया था चिपको आंदोलन, तो किसके लिए था? यह वृक्षों के काटने के विरोध में था। यह किसके लिए था? वृक्षों को काटने के विरोध में था। वृक्षों को काटने के विरोध में था। और इसकी जो यह कब किया गया था, इसका विरोध कब किया गया था? तो 1973 में इसका विरोध किया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था।
और चिपको आंदोलन हुआ कहाँ पर था, तो यह उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यह उत्तराखंड में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। और इससे क्या था, चिपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वृक्ष से जो वहाँ के लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वह वृक्ष की रक्षा के लिए यह यानी कि वृक्षों को काट रहे थे, उसकी रक्षा के लिए वह पेड़ों से चिपक गए थे। यहाँ तक बात क्लियर, पेड़ों से चिपक गए थे। उत्तराखंड में यह हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के जो इसके प्रणेता थे और वृक्षों के काटने के विरोध में हुआ था और 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, कौन सी है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, कौन सी है, तो प्रोटीन है। कौन सी है, प्रोटीन है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं मूल सीड्स में, पराग कणों में, तने में, परागकोश में। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होते हैं, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। यानी कि जब आप सभी को बुखार आ जाता है, हमको बुखार आ जाता है, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी आप दवा लेते हैं जब बुखार होता है, तो ब्रूफेन लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, या पैरासीटामोल लेते हैं, या लिव 52 लेते हैं। तो कौन सी औषधि लेते हैं, तो पैरासीटामोल लेते हैं। जब बुखार होता है, जब ज्वर होता है, तो क्या लेते हैं, पैरासीटामोल अधिक मात्रा में लेते हैं। पैरासीटामोल लिखा होता है उस दवा पर, तो बुखार के यह उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, या अपघटक है। तो आपको बताना है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो उसमें शाकाहारी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं। दही निर्माण के लिए कौन से सूक्ष्मजीवी हैं वह उत्तरदायी हैं, तो एस्परजिलस, या स्ट्रेप्टोकोकस, या रेटोवायरस, या लैक्टोबैसिलस। जब दही का निर्माण होता है तो उसमें जीव कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नाम क्या है, उनको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, उनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, उनको क्या कहते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, या पेंटिनेवा मास्ट ने, या कार्ल मार्क्स ने। तो किसने रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले की थी, तो यह की थी लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। यहाँ तक बात क्लियर। और इन्होंने खोज कब की थी, तो 1901 में इन्होंने खोज की थी। 1901 में इन्होंने खोज की थी रुधिर के लिए। और इन्होंने बताया कि रुधिर होता है वह 4 प्रकार का होता है। रुधिर कैसा होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। कौन कौन से रुधिर होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। यहाँ तक बात क्लियर। रुधिर वर्ग की जो खोज की है सबसे पहले लैंडस्टीनर ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। 1901 में इन्होंने खोज की थी। और इन्होंने बताया कि जो रुधिर होता है 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। यह कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि प्याज, आलू, अदरक है। प्याज, आलू और अदरक क्या है, जड़ है, तना है, या अपस्थानिक जड़ है, या सल्कपत्र है। तो प्याज, आलू, अदरक क्या है, तना है। क्या है, तना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है तो क्या है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो एक
एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवी की बात करते हैं तो कौन हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है। यह क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है। जो पैरामीशियम होता है वह क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, जो हमारे शरीर के निर्माण करने में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। कौन सा इसमें उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। जैसे रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है या उपरोक्त सभी है। तो साबुन का विस्थापन के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, रीठा। रीठा क्या होता है, यह साबुन का विस्थापन है। इससे क्या होता है कि बालों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बालों के संरक्षण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बालों के संरक्षण के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि यानी कि जो साबुन होता है, साबुन का विस्थापन पूछा था तो इससे जो झाग कर देता है, जो रीठा होता है, यानी कि बालों को धोने के काम में आता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 2014 वाला पेपर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।